हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 13 कवर करेंगे एमडी कैट क्विक रिवीजन सीरीज़ का और हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर और जो कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये लेक्चर इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं प्रोटीन्स पर, लिपिड्स पर और न्यूक्लिक एसिड्स पर। न्यूक्लिक एसिड पर ज़्यादा नहीं बनते क्योंकि वो सिलेबस के अंदर नहीं लिखा हुआ था इसलिए, लेकिन प्रोटीन और ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और ये अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। अमाइनो एसिड्स छोटे यूनिट्स हैं जो मिलकर बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स और प्रोटीन जो है वो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड्स के बीच में उनको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये प्रोटीन जितने भी हैं अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। तकरीबन 10,000 टाइप के प्रोटीन हमारी बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। अब इनमें इनका काम ये है कि ये बहुत असेंशियल सेल्यूलर फंक्शंस करते हैं, अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एंजाइम्स जो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, एंजाइम्स प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं और साथ में एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन से बनी होती हैं। मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं, वो भी काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इतने डाइवर्स फंक्शन हैं हमारे प्रोटीन के। नाउ अमाइनो एसिड को डिस्कस करते हैं। अमाइनो एसिड मोनोमर्स हैं और ये मेक प्रोटीन को बनाते हैं। कंप्लीट प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो अमाइनो एसिड से मिलकर ही बना है। अब अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो अमाइनो एसिड के अंदर एक सेंट्रल एटम होता है और उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। वो सेंट्रल कार्बन होता है और वो बॉन्डेड होता है अमाइनो ग्रुप से। तो अमाइनो ग्रुप क्या है? अमाइनो ग्रुप ये NH2 ग्रुप को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं और ये अमाइन ग्रुप जो है ये इस कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। साथ में इसी कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसे हम COOH ग्रुप कहते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो एक कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये दोनों मौजूद होते हैं। साथ में एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है ये वाला, और साथ में इसमें साइड चेन होती है जिसे हम R ग्रुप कहते हैं। ये रेडिकल ग्रुप है और ये ग्रुप जो है वो चेंज होता रहता है। हर अमाइनो एसिड का ये ग्रुप जो है वो जनरल ये ग्रुप सबका डिफरेंट होता है और बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है ये सारा सेम होता है। तो एक अमाइनो एसिड के अंदर सभी अमाइनो एसिड के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेम होगा, बाकी ये R ग्रुप ये हर अमाइनो एसिड का अपना होता है। हर अमाइनो एसिड का ये R ग्रुप डिफरेंट होता है। अब R ग्रुप वेरीज अमंग द डिफरेंट अमाइनो एसिड डिटरमाइनिंग देयर प्रॉपर्टीज़। तो R ग्रुप की वजह से ही हर अमाइनो एसिड को अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर 3 अमाइनो एसिड्स आपको दिखाए गए हैं। इनके अंदर आप देख सकते हैं कि सभी के अंदर ये हाइड्रोजन मौजूद है और इन सभी के अंदर ये अमाइनो ग्रुप मौजूद है। इसी तरह से सभी के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। तो ये चीज़ें सभी के अंदर सेम है। बाकी जो चेंज है वो यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर आ रहा है, आर ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो ये H जो है ये यहाँ पर आर ग्रुप की जगह H मौजूद है, यहाँ पर आर ग्रुप की जगह मीथेन मौजूद है और यहाँ पर आर ग्रुप की जगह जो है वो ये अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। तो इस तरह से ये वाला जो कंपाउंड है ये वाला जो अमाइनो एसिड है इसका नाम है ग्लाइसिन। ये एलेनिन अमाइनो एसिड है, इसके अंदर यहाँ पर मिथाइल मौजूद है आर ग्रुप की जगह, और यहाँ पर ये सीरीन अमाइनो एसिड है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो ये अलग अलग अमाइनो एसिड के अंदर यहाँ पर आर ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है और इसी वजह से हर अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड्स। एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में किस तरह से बनता है कि अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड के बीच में कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे और इस वजह से ये अमाइनो एसिड दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे और ये बॉन्ड जो है ये बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। रिलीजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल, और ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन इस प्रोसेस को हम कहेंगे। पेप्टाइड डाइपेप्टाइड इज फॉर्म्ड। अब इसमें दो अमाइनो एसिड से मिलकर जो एक कंपाउंड बना है इसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। अगर तीन अमाइनो एसिड से बना हुआ हो तो उसे हम ट्राइपेप्टाइड कहते हैं और इसी तरह से फर्दर अगर एडिशन होती जाएगी अमाइनो एसिड की तो ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और लास्ट में यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ चुके हैं तो उस पूरे कंपाउंड को हम एक पॉलीपेप्टाइड कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है और ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन इनका हो गया है।
अब किस तरह से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस फर्स्ट अमाइनो एसिड का और ये अमाइनो ग्रुप है दूसरे अमाइनो एसिड का, तो इनके बीच में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH ग्रुप है ये और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन आएगा, इसकी वजह से यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाएगा। अब बॉन्ड कहाँ बनेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन और अमाइनो एसिड के जो नाइट्रोजन है इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है जो यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरह से दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ चुके हैं। एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन था, दूसरा अमीनो एसिड एलेनिन था और एक डाइपेप्टाइड जो बना है उसका नाम आ गया है ग्लाइसिल एलेनिन। हम यहाँ पर इस तरह से ही नाम रखते हैं कि ग्लाइसिन का यहाँ पर लास्ट वाला जो है वो निकाल के उसके साथ ये एलेनिन का नाम लगा देंगे। दोनों अमीनो एसिड का नाम जोड़ के हम इसका डाइपेप्टाइड का नाम बनाते हैं। इसी तरह से जैसे ग्लाइसिन और एलेनिन मिल गए तो ग्लाइसिल एलेनिन बन गया। तो इसी तरह से जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे तो एक बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से तोड़ भी सकते हैं। अगर हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस किया जाएगा तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन टूट जाएगी। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है तो पहले पॉलीपेप्टाइड को तोड़ा जाता है तो उसमें से छोटे छोटे पेप्टॉन्स बनते हैं और ये पेप्टॉन्स एक्चुअली 10 अमीनो एसिड्स पर कंसिस्ट करते हैं। इनके अंदर 10 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद फर्दर जब इनकी ब्रेकडाउन की जाती है तो बहुत छोटी पेप्टाइड चेन्स बनती है जिसमें डाइपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, तो ये छोटी छोटी चेन्स बनती हैं या फिर अमीनो एसिड्स भी बन जाते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन की जो है वो ब्रेकडाउन होती है, डाइजेशन होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड की सीक्वेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है। अब देखें, मैंने कहा कि अमीनो एसिड जो है वो एक ख़ास अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। हर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो अलग अलग होती है। अगर आप इसका एक भी अमीनो एसिड इधर से उधर कर दें तो पूरे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर वो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस बहुत ही स्पेसिफिक है हर अमीनो एसिड के लिए। जिस तरह से आप डीएनए में देखते हैं तो वहाँ पर जिस तरह से न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक होती है। अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को इधर से उधर कर दें तो म्यूटेशन हो जाती है और जीन जो है वो अपना वही कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं करती। इसी तरह से प्रोटीन भी होती हैं और प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। तो यहाँ पर सेंगर जो है, फ्रेडरिच सेंगर ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने डिटरमाइन किया अमीनो एसिड की सीक्वेंस को। और इंसुलिन प्रोटीन जो है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये प्रोटीन है, इसके अंदर इन्होंने देखा कि कितने अमीनो एसिड्स मौजूद हैं और कितने पेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं। तो इन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उसमें 2 पेप्टाइड चेन्स थी, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड थी। और उसके बाद हीमोग्लोबिन के अंदर भी देखा गया कि उसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं, तो वो भी डिटरमाइन किए गए। अब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड किस तरह से स्पेसिफिक है कि यहाँ पर अगर आप एक ग्लाइसिन और एलानिन को अगर आपस में मिला रहे हैं तो यहाँ पर बन गया ग्लाइसिल एलानिन। अगर आप एलानिन और ग्लाइसिन को आपस में मिला रहे हैं, देखें ये दोनों सेम ही अमीनो एसिड आपस में हम जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको अपोजिट कर रहे हैं, अगर आपकी इसकी सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाली जो डाइपेप्टाइड बनेगी ये कोई और ही होगी। इसका नाम होगा एलेनाइल ग्लाइसिन, इसका नाम है ग्लाइसिल एलानिन। तो इतनी स्पेसिफिक होती है। अगर आप एक अमीनो एसिड की भी पोजीशन को अगर चेंज करते हैं तो वो सारे प्रोटीन की जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। डिटरमाइंड बाय डीएनए। और ये सीक्वेंस अमीनो एसिड की जो है ये डीएनए डिटरमाइन करता है। जीन के अंदर जो जिस तरह से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जिस तरह से कोडिंग होती है, उसी तरह से ट्रांसलेशन के बाद ये प्रोटीन की सीक्वेंस बनती है, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनती है। अगर कोई भी एनी चेंज आ गया, कोई भी अमीनो एसिड के अंदर चेंज आ गया तो उसकी वजह से प्रोटीन जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो इसी तरह की एक बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एक सिंगल अमीनो एसिड की हेरफेर हो जाती है। एक सिंगल अमीनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, चेंज आ जाता है। जब जीन के अंदर जो हीमोग्लोबिन बनाने वाली जीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, अब इसको बनाने के लिए एक जीन होगी हमारे पास। अब उस जीन के अंदर भी अमीनो एसिड की उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होगी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक म्यूटेशन आ गई और इसकी सीक्वेंस चेंज हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटीन बनी उस जीन से, उसके अंदर भी एक अमीनो एसिड की जो है वो चेंजिंग थी। अब इस चेंज की वजह से क्या हुआ कि ये हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन नहीं कर पाता, और हीमोग्लोबिन जब अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही है तो यहाँ पर उस इंसान को सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीज़ हो जाती है, जिसमें उसके आरबीसी जो है वो इस तरह से सिकल के शेप के जैसे इस शेप के हो जाते हैं। तो इस शेप के उसके अमीनो एसिड उसके रेड ब्लड सेल हो जाते हैं और उसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं।
अब यहाँ पर देखें कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस ये है नॉर्मल वाली हीमोग्लोबिन की। अगर ये यहाँ पर 6th पोजीशन पे अगर ग्लूटामिक एसिड वाला अमीनो एसिड है तो यहाँ पर ये प्रोटीन नॉर्मल होगी। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी वजह से म्यूटेंट के अंदर यहाँ पर वेलिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की वजह से वेलिन वाली अमीनो एसिड आ जाती है, तो यहाँ पर ये पूरी जो है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कहलाएगी और ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर ये वाली हीमोग्लोबिन मौजूद होती है और इसी की वजह से ये डिजीज़ होती है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, तो प्रोटीन को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब हम इसको कर रहे होते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोटीन्स आते हैं, एक है फिब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन जो है ये साइज़ में लंबी होती है और फिब्रस इन नेचर होती है, फाइबर्स की शेप की होती है और इस तरह से आपस में जो है वो ट्विस्टेड होती है, तो ये फिब्रस प्रोटीन कहलाती है। तो ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, डिफरेंट जगह पे बॉडी में मौजूद होती है और स्ट्रक्चर्स बना रही होती है अलग अलग तरह से। जैसे कि हमारे हेयर्स के अंदर जो केराटिन प्रोटीन है, हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन होती है, इसी तरह से मसल्स में कोलेजन प्रोटीन होती है, इलास्टिन प्रोटीन भी मसल्स के अंदर मौजूद होती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे फिब्रस प्रोटीन है। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये स्फेरिकल इन नेचर होती है, इस तरह से स्फेयर की तरह होती है और इसमें पेप्टाइड चेन्स जो है वो इस तरह से लपेटी हुई होती हैं और ये ग्लोबुलर इन नेचर होती है, मतलब कि इस तरह से ग्लोब्यूल की तरह होती है, प्रोटीन के एक तरह के ग्लोब्यूल की तरह बन जाती है और ये सॉल्युबल इन वाटर होती है जबकि ये इनसॉल्युबल है। फिब्रस प्रोटीन ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती जबकि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और इसके फंक्शंस में जैसे कि कैटालाइसिस है, एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट के अंदर हीमोग्लोबिन है या फिर रेगुलेशन के अंदर जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज़ हैं, ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन है। जो फंक्शनल प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद फंक्शन के हिसाब से हम जब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आती हैं, एंजाइम्स आते हैं, अलग अलग तरह से, मतलब कि फ़ंक्शन क्या है उस प्रोटीन का। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसमें अलग अलग तरह से, जैसे हमारे पास केराटिन और ये वाली प्रोटीन जो है ये स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, तो ये सपोर्ट करते हैं टिश्यूज़ और सेल को और इसमें स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एंजाइम्स उसके बाद हैं, ये भी दूसरी कैटेगरी है इस फंक्शनल प्रोटीन की। तो इसमें क्या है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले जो प्रोटीन है वो अलग अलग सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेलुलर प्रोसेस को, जैसे हार्मोन जो पेप्टाइड्स हैं वो अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टोरेज वाली प्रोटीन्स जो हैं ये स्टोर करती हैं अलग अलग अमाइनो एसिड्स को, जैसे कि एल्ब्यूमिन है या दूसरी कुछ स्टोरेज प्रोटीन्स होती हैं। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। डिफेंसिव प्रोटीन ये बॉडी को डिफेंस के पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस देते हैं, जैसे एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये डिफेंसिव प्रोटीन्स हैं। तो ये हमने क्लासीफाई किया फंक्शन के बेसिस के उसका प्रोटीन का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं लिपिड्स पे। लिपिड्स एक डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लिपिड्स की खुद की जो है वो कोई एक कैटेगरी नहीं है, बल्कि इनको हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ही कैटेगरी के अंदर रखा गया है। उनके अंदर बीच में जो है वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन भी नहीं है। यहाँ पर ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, पानी के अंदर ये बिल्कुल ही इनसॉल्युबल हैं। इसका मतलब है ये नॉन पोलर इन नेचर होंगे, अगर पोलर होते तो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते, तो ये नॉन पोलर इन नेचर हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन इसमें बहुत ही स्मॉल रेशियो में होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा रेशियो होता है जबकि ऑक्सीजन का रेशियो इसमें कम होता है। इसी वजह से ये ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी स्टोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हार्मोन के अंदर ये सिग्नलिंग के अंदर काम आते हैं। हार्मोन कुछ होते हैं जो स्टीरॉइड्स के बने होते हैं और ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, ट्वाइस मतलब कि डबल एनर्जी इसमें मौजूद होती है लिपिड्स के अंदर। अब लिपिड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले टाइप है एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल को हम फैट्स एंड ऑयल्स कह रहे होते हैं। तो एसाइल ग्लिसरॉल क्या है, एसाइल ग्लिसरॉल एस्टरीफिकेशन से बनते हैं ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड से। तो एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, उसमें जब फैटी एसिड्स जुड़ जाते हैं तो इस कंपाउंड को हम एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एसाइल ग्लिसरॉल के भी टाइप्स होते हैं, जैसे मोनो एसाइल ग्लिसरॉल होता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है,
ट्राईग्लिसराइड जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को देख रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब ये है कि एक यहाँ पर ग्लिसरॉल होगा और उससे 3 फैटी एसिड जुड़ रहे हैं। अगर एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ रहा है तो उसे हम मोनो एसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। अगर 2 फैटी एसिड जुड़ रहे हैं तो उसे डाई एसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। और अगर 3 फैटी एसिड जुड़ रहे हैं तो उसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की है। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल देखें आप। ग्लिसरॉल क्या है? एक अल्कोहल है जिसमें यहाँ पर 3 पहले कार्बन है, साथ में यहाँ पर 3 जो है वो OH ग्रुप हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये ग्लिसरॉल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड में क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके साथ एक R ग्रुप लगा होता है। अब ये R ग्रुप बहुत ही लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, तो यहाँ पर भी R ग्रुप बहुत ही लंबी चेन होगी, यहाँ पर भी लंबी चेन होगी, ठीक है। तो ये 3 बड़े फैटी एसिड होंगे जो बहुत ही बड़े होंगे। तो अब ये 3 फैटी एसिड और इस ग्लिसरॉल के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो क्या कहलाता है? वो एस्टर बॉन्ड कहलाता है। तो अब क्या होगा कि इसमें से एक में से हाइड्रोजन और दूसरे में से OH निकलेगा। OH इस फैटी एसिड्स में आ रहा है और ग्लिसरॉल में से H जो है हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ से ये वाटर रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ से भी वाटर, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे और एक हमारे पास बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में यहाँ पर 3 जो है वो एस्टर बॉन्ड बन गए हैं। एस्टर बॉन्ड क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है ये एस्टर बॉन्ड कहलाता है। इसमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो चुके हैं। अब ये एक्चुअली फैट या ऑयल के अंदर यही उसकी कंपोजिशन होती है, यही फैट्स और ऑयल होते हैं। अब फैट और ऑयल के अंदर डिफरेंस क्या है कि कुछ सैचुरेटेड फैट होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट को ही हम ऑयल्स कहते हैं। तो प्लांट के अंदर ऑयल्स मिलते हैं और एनिमल के अंदर हमें फैट मिलते हैं। तो एनिमल के अंदर जो फैट मिलते हैं वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ही होते हैं। और इसमें क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स होंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होंगे, उनके बीच में कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। सैचुरेटेड का मतलब यही होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड ना हो तो उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो फिर यहाँ पर अनसैचुरेटेड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी अगर मौजूद है वो अनसैचुरेटेड होगा। तो यहाँ पर सैचुरेटेड के अंदर जो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर ये तीनों फैटी एसिड्स, इनमें से कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता। इनके बीच में, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड्स ही मौजूद होते हैं और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल ही हार्ड सॉलिड्स होते हैं। बिल्कुल हार्ड नहीं होते, बल्कि जो फैट होता है, जिस तरह से चर्बी होती है ये हार्ड होती है, तो इस तरह से ये सॉलिड्स मौजूद होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है कि ये एक से ज़्यादा इसमें जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये यहाँ पर इन फैटी एसिड्स के अंदर ही, इनके R ग्रुप के अंदर ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि ये अनसैचुरेटेड हो जाते हैं और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इसीलिए हम इसको ऑयल्स कहते हैं और इनको हम सैचुरेटेड वाले को हम फैट कहते हैं। तो फैट सैचुरेटेड हैं और ऑयल्स अनसैचुरेटेड हैं। तो ये है एसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद हम आते हैं फॉस्फोलिपिड्स पे। फॉस्फोलिपिड क्या है? ये दूसरी कैटेगरी है लिपिड्स की। अब फॉस्फोलिपिड के अंदर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, 2 फैटी एसिड होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप एंड एक नाइट्रोजनस बेस होता है। और नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर मेनली कोलिन होता है और कोलिन एक नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ पर अटैच होता है। तो इसका एक हम स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर समझते हैं। ये है स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि ग्लिसरॉल का ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल मौजूद है। अब ग्लिसरॉल के साथ क्या होता है कि जब ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अगर अटैच हो तो वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है, लेकिन यहाँ पर 2 फैटी एसिड मौजूद हैं। इस ग्लिसरॉल के साथ नीचे आप देख रहे हैं ये 2 जो है वो लाइनें जा रही हैं और ये दोनों फैटी एसिड हैं। फैटी एसिड ये लॉन्ग चेन होती है। अब इसमें देखें एक जो है वो यहाँ पर टेढ़ी है और एक सीधी यहाँ पर इसकी चेन है। तो अब देखें ये टेढ़ी वाली का मतलब ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो 2 इसमें फैटी एसिड मौजूद हैं और यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर ऊपर की साइड ये फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। ग्लिसरॉल के अंदर अगर 3 फैटी एसिड होते तो ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 फैटी एसिड है और एक फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके पास ये फॉस्फेट ग्रुप है और एक नाइट्रोजनस बेस है जिसका नाम है कोलिन। तो ये कोलिन यहाँ पर एक मौजूद है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसमें यहाँ पर इस वाले रीजन को हम हेड कहते हैं और इस वाले रीजन को हम टेल कहते हैं। इसका जो हेड है
ये हेड पोलर इन नेचर होता है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस है तो ये पोलर होता है, और पोलर जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। इसका मतलब है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, जबकि यहाँ पर नीचे वाला जो टेल है ये फैटी एसिड्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन हमेशा नॉन पोलर होते हैं। तो जब नॉन पोलर हैं तो ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे, और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि ये वाटर को रिपेल कर देंगे, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये पानी से इनकी नहीं बनती, जबकि यहाँ से ये पानी को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से ये इनका जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो बस यही बातें यहाँ पर लिखी हैं कि ये जो है वो एम्फीपैथिक है। इसका मतलब है इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड मौजूद हैं। हाइड्रोफिलिक जो है ये वाटर लविंग इसका हेड होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक इसकी जो है वो टेल होती है, जिसे हम वाटर फेयरिंग कहते हैं या वाटर रिपेलेंट कहते हैं। तो फ्रॉम लिपिड बायलेयर, ये लिपिड की बायलेयर को बनाता है सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, और उसकी परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है। तो इसका जो ये हेड है ये बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है, जबकि ये मेम्ब्रेन के अंदर इसका टेल जो है मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो ये आपने सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा डिटेल में। उसके बाद वैक्सेस है। वैक्सेस एक और किस्म के लिपिड्स हैं। अब वैक्सेस के अंदर क्या होता है कि ये भी ईस्टर्स हैं। ईस्टर का मतलब ये है कि इसके अंदर ईस्टर बॉन्ड मौजूद होता है, किसके दरमियान, एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है और लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन अल्कोहल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के बीच में ये एक तरह का बॉन्ड होता है जिसे ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, और ये बहुत ही लॉन्ग चेन है, इसलिए ये वैक्सेस बन जाते हैं इससे। तो वैक्सेस के अंदर और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अल्कोहल भी अलग किस्म के होते हैं और यहाँ पर फैटी एसिड भी अलग अलग किस्म के होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें बताया गया कि अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल होगा, अलग अलग किस्म के इसमें मौजूद होते हैं। अब ये प्रोटेक्टिव कोटिंग देते हैं, मतलब कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट हैं तो ये ज़्यादातर प्रोटेक्शन के अंदर काम आते हैं। लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर, फ्रूट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, उसकी लेयर्स पर मौजूद होते हैं, ताकि ये वाटर से या किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करें, एक तरह की कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। और साथ में ये वाटर रिपेलेंट हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, तो इसीलिए ये उस चीज़ को ख़राब नहीं होने देते। बी वैक्स एंड क्यूटेन, ये दो वैक्सेस के नाम हैं। बी वैक्स जो मक्खी का वैक्स होता है, और दूसरा क्यूटेन ये भी प्लांट्स का वैक्स होता है। तो ये दो किस्म के वैक्सेस हैं। नेक्स्ट है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स ये हमारे पास ये भी लिपिड्स हैं, और ये लार्ज इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड है, बड़ी एक क्लास है लिपिड्स की। इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के लिपिड्स आते हैं। ये सारी जो क्लास है ये छोटे यूनिट्स की बनी हुई है। इन यूनिट्स को हम कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स। तो आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक आइसोप्रीन है। इसमें यहाँ पर 5 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। इसमें 2 डबल बॉन्ड भी मौजूद है, और इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं। तो ये सारे जितने भी टर्पेनॉइड्स हैं ये इसी यूनिट के बने हुए हैं। अब इसमें टर्पेनॉइड्स के टाइप्स हैं, जैसे टर्पीन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये सारे टर्पेनॉइड्स हैं। ठीक है, तो जितने भी ये कंपाउंड्स हैं ये टर्पेनॉइड्स हैं। अब टर्पीन्स क्या हैं? टर्पीन ये छोटे वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो इनके बने हुए हैं, आइसोप्रीन यूनिट्स के बने हुए हैं, और ये डिस्टिंक्ट कलर देते हैं, फ्लेवर देते हैं, स्मेल देते हैं, अलग अलग कलर की ऑर्डर देते हैं, सॉरी कलर नहीं बल्कि ऑर्डर देते हैं, मतलब कि कोई ना कोई स्मेल देते हैं। अगर फ्लावर के अंदर आपको स्मेल आ रही है तो वो टर्पीन्स की वजह से आती है। मेंथोल जैसे है, लिमोनिन है या माइसरीन है, ये अलग अलग किस्म के टर्पीन्स हैं जो फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं, और वहाँ पर ये स्मेल देने का काम करते हैं। वहाँ से हमें जो है वो प्लेजेंट स्मेल आती है। स्टीरॉइड्स ये दूसरे किस्म के टर्पेनॉइड्स हैं, और इसके अंदर 4 फ्यूज्ड रिंग होती हैं। यहाँ पर ये जो आप 4 रिंग्स देख रहे हैं, इसमें 6 कार्बन वाली, 3 रिंग्स 6 कार्बन वाली होती हैं, और एक रिंग जो है वो 5 कार्बन वाली पेंटागोनल रिंग होती है। तो ये 4 रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं आपस में, और ये स्टीरॉइड न्यूक्लियस बनाती हैं। इस चीज़ को हम स्टीरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर 17 कार्बन मौजूद होते हैं, और ये पूरा एक स्टीरॉइड न्यूक्लियस है। उसके बाद इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उसकी वजह से अलग अलग टाइप के स्टीरॉइड्स बनते हैं। स्टीरॉइड के टाइप्स में कोलेस्ट्रॉल है, टेस्टोस्टेरोन है, और साथ में एस्ट्रोजन है। ये जो हार्मोन्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हैं, तो ये स्टीरॉइड्स हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, स्टीरॉइड्स हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको कोलेस्ट्रॉल का दिखाया गया है, जिसमें ये तो पहले स्टीरॉइड न्यूक्लियस है, और उसके बाद ये अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये उसमें से कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। उसके बाद है कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड्स ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं। ये प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कलर देते हैं, अलग अलग रेड और ऑरेंज येलो कलर देते हैं, तो ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अलग अलग कलर देने का काम करते हैं, जैसे क्लोरोफिल है या बीटा कैरोटीनॉइड है। यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होगा, ये मिस्टेक थी बुक में, तो यहाँ पर भी लिख गया होगा, तो ये नहीं है बल्कि बीटा कैरोटीनॉइड है। कैरोटीन जो है या जेंथोफिल भी इसके अंदर आता है, तो वो कैरोटीनॉइड है। उसके बाद
प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये मेम्ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर अलग अलग जगह पर मौजूद होता है और ये डील करता है इन्फ्लामेशन और ब्लड क्लॉटिंग पर, मतलब इन्फ्लामेशन और ब्लड क्लॉटिंग को ये कंट्रोल करता है। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन ये रिलीज़ होते हैं तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है और ब्लड क्लॉटिंग होती है, और ये अक्सर इंजरीज जब होती हैं, कोई ना कोई ज़ख़म लगता है, तो ये तभी रिलीज़ होते हैं। तो ये भी एक टाइप के हैं, ये टर्पेनॉइड्स के टाइप नहीं है, यहाँ पर ये एक्चुअली अलग किस्म के एक लिपिड्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये लेकर जाते हैं और पूरी जनरेशन के अंदर ये फैला देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जनरेशन के जनरेशन ये उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ये ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और ये भी एक पॉलीमर हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं और ये छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। देखें, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। ये जो यूनिट्स हैं ये अपने बिल्कुल ही याद रखने हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है असेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी है वो हमारी पूरी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती है। तो रिप्रोडक्शन और बाकी के जो प्रोसेस हैं वो भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स हैं। एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए कहते हैं, और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं। तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड मौजूद हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले डीएनए है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, इस तरह से ट्विस्टेड, ये आपने बचपन से देख रखा होगा। तो डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और इसका फंक्शन होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और ये ले जाता है पेरेंट्स या स्प्रिंग के अंदर। इसका डबल स्ट्रैंडेड और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये कंपोज होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से, ठीक है। तो देखें, सारे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, लेकिन डीएनए एक खास टाइप का न्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लिक एसिड है जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ये एक खास टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। अब ये इसका बना हुआ है और इसके साथ साथ इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और वन ऑफ द 4 नाइट्रोजिनस बेसेस, इनमें कोई ना कोई एक नाइट्रोजिनस बेस मौजूद होता है। नाइट्रोजिनस बेसेस के नाम हैं जैसे एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। ये 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस हैं। तो एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक ही किस्म का नाइट्रोजिनस बेस मौजूद होगा। ये सारे नहीं होंगे, बल्कि किसी में एडेनिन होगा तो किसी में थायमिन होगा, किसी में साइटोसिन तो किसी में ग्वानिन, इस तरह से ये मौजूद। उसके बाद आरएनए है जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम आता है। ये कंपोज्ड है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, जबकि डीएनए ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ था, तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है और इसके अंदर राइबोज शुगर होती है, जबकि यहाँ पर डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर थी। इसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। और यहाँ पर फास्फेट ग्रुप ये भी मौजूद होता है और इसमें कोई ना कोई एक नाइट्रोजिनस बेस भी मौजूद होता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन या फिर यूरासिल। इसमें जो है वो एक थायमिन नहीं होता, बल्कि थायमिन की जगह यूरासिल होता है आरएनए में, ठीक है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है, थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, तो एक जनरल जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। उसके बाद हमने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और राइबो न्यूक्लियोटाइड उन दोनों को देखना है, लेकिन यहाँ पर हम पहले इसको देखेंगे कि एक जनरल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड तो पहले न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये जो है वो एक मोनोमर हैं जो मिलकर बड़े न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है पेंटोज शुगर। हमने 5 कार्बन वाली शुगर जो है वो पहले वाले लेक्चर में पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर जो है ये मौजूद होती है डीएनए या आरएनए के अंदर। तो ये न्यूक्लियोटाइड का बेसिक एक बैकबोन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक 5 कार्बन वाली शुगर जो है वो मौजूद होती है। तो यहाँ पर आपको ये पेंटोज शुगर जो है वो दिख रही है, जो इसका बेसिक यूनिट है। उसके बाद इसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है। फास्फेट ग्रुप इज़ अटैच टू द 5th कार्बन ऑफ द शुगर। तो शुगर का जो 5वां कार्बन है, शुगर की जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ से ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 5वां कार्बन है, ठीक है। तो इस तरह से 5th जो कार्बन है इस पर ये फास्फेट ग्रुप लगा होता है PO4। तो ये फास्फोरिक एसिड जो है यहाँ पर इस पर अटैच होता है और इसको हम फास्फेट ग्रुप कहते हैं। तो फास्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है इस शुगर के साथ
और इसी शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस अटैच होता है। नाइट्रोजिनस कंटेनिंग बेस, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी दो टाइप्स के होते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। नाइट्रोजन ये अलग अलग टाइप के 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस जो है वो हमने पढ़े हैं, जिसमें एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस हैं। तो इनमें कोई भी एक जो है बेस यहाँ पर मौजूद होता है। ये बेस चेंज होता रहता है, किसी में एडेनिन होता है तो किसी में थायमिन होता है, हर न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग होता है। अब नाइट्रोजिनस बेसिस को देखते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, एक है प्यूरिन और दूसरे हैं पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक प्यूरिन के अंदर दो यहाँ पर ये चेन्स होती हैं, जबकि पायरिमिडीन के अंदर एक चेन होती है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो प्यूरिन के अंदर जो है एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, जबकि पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन और थायमिन आते हैं। और ये डीएनए के अंदर अलग अलग तरह से मौजूद होते हैं, जबकि थायमिन डीएनए में होता है और यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर मौजूद होता है। अब बेस पेयरिंग का रूल ये होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस जो है वो दूसरे नाइट्रोजिनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एक नाइट्रोजिनस बेस डीएनए के अंदर दूसरे नाइट्रोजिनस बेस से क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसमें एक बेस पेयरिंग का रूल होता है कि हमेशा एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ही मौजूद होता है कॉम्प्लीमेंट्री शेप के अंदर। यहाँ पर अगर एडेनिन होगा तो यहाँ पर थायमिन होगा, यहाँ पर अगर साइटोसिन होगा तो यहाँ पर ग्वानिन होगा। तो इस तरह से ये डीएनए का एक रूल ही होता है, बेस पेयरिंग का रूल इसे हम कहते हैं। डीएनए के अंदर एडेनिन और थायमिन साथ में होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन साथ में होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन और थायमिन की जगह यूरासिल होगा, ठीक है, और साइटोसिन और ग्वानिन सेम होंगे। तो ये डीएनए के और आरएनए के ये बेस पेयरिंग का रूल है। अब हम डिस्कस करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड्स को। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड हमें पता है एक न्यूक्लियोटाइड होगा जिसमें सिर्फ एक ही शुगर का यूनिट और एक ही फॉस्फेट, एक ही यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगा। तो ये एक ही यूनिट है, एक ही न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पहले तो न्यूक्लियोटाइड तो एक पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, डीएनए के अंदर और उसी सभी के अंदर मौजूद होते हैं, बड़े मतलब कि बड़े एक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे आरएनए के अंदर यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं और डीएनए के अंदर भी इसी तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। तो बड़े स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स तो मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पर कभी एक अकेला न्यूक्लियोटाइड, इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड अगर खुद से कोई काम कर रहा है, अकेला फंक्शन कर रहा है, तो उसको हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं कि इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉस्फेट का ग्रुप, एक तो वो फॉस्फेट का ग्रुप होता है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा इसमें फॉस्फेट के ग्रुप भी मौजूद होते हैं। इसमें यहाँ पर दो टाइप हैं, जैसे कि एटीपी और एडीपी। हम एटीपी को जो पढ़ते हैं, जो एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की, ये एटीपी भी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। इसका एटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है एटीपी का स्ट्रक्चर और ये एटीपी का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है। एक मिनट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले राइबोज शुगर इसके अंदर ये मौजूद है, 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर, और उसके साथ यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस है। और एटीपी के अंदर क्या होता है कि ये नाइट्रोजिनस बेस हमेशा एडेनिन ही होता है। ये क्योंकि इसीलिए एटीपी है तो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट है, तो यहाँ पर एडेनिन ही होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये तो फिक्स है कि एटीपी के अंदर एडेनिन होगा और यहाँ पर शुगर जो है वो राइबोज होगी। और फास्फेट ग्रुप, यहाँ पर एटीपी के अंदर 3 फास्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं। वैसे तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक ही फास्फेट ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप्स होते हैं, 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं, और यही 3 फास्फेट ग्रुप हैं एटीपी की एनर्जी का राज। एटीपी एनर्जी जब हमें देता है तो इसमें ये इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एक फास्फेट निकल जाता है और पीछे से फिर से एडीपी बच जाता है, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट का मतलब है इसके अंदर 2 फास्फेट होंगे, और फिर से जब फास्फेट इसके अंदर ऐड हो जाता है तो ये फिर से एटीपी बन जाता है और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 फास्फेट वाला एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है जो हमारी बॉडी के अंदर अकेला फंक्शन कर रहा है। एटीपी कहाँ गया, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है और ये एनर्जी स्टोरिंग के अंदर काम आता है, एनर्जी को कैरी करता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक जब एटीपी जो है अपनी एनर्जी देता है तो वो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी दे सकता है। तो इतनी एनर्जी ये एक फॉस्फेट ग्रुप के टूटने से हमें मिलती है, और ये बॉन्ड टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। फिर से बॉन्ड बनाने के लिए कहीं से एनर्जी मिल जाती है और फिर से यहाँ पर बॉन्ड बनता है इसका। तो उसके बाद है डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप से, दोनों फास्फेट ग्रुप आपस में लिंक्ड होते हैं, तो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं। और इस बॉन्ड को हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 फास्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब इसका एक खास टाइप का डाइन्यूक्लियोटाइड है जिसका नाम है NAD।
NAD एक किस्म का डाई न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक और भी विटामिन ऐड होता है। इस विटामिन का नाम है निकोटिनामाइड। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो ये एक तरह का एडेनिन, इसके अंदर जो ग्रुप होगा फास्फेट, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो एडेनिन होगा। तो NAD है तो इसमें एडेनिन है, निकोटिनामाइड भी मौजूद है और डाई न्यूक्लियोटाइड खुद है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट नेम है और ये कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर ये कोएंजाइम के तौर पे फंक्शन करता है। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो दो फास्फेट ग्रुप के बीच में बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप के बीच में बनता है। तो यहाँ पर आपके पास 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये आप देख रहे हैं। इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो ये इस फास्फेट की वजह से बन रहा है, यहाँ पर भी इस फास्फेट की वजह से ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है यहाँ पर। अब ये कैसे बनता है, फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड चेन। तो ये जब चेन बन जाती है इस तरह की जब न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बन जाती है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन पूरा DNA का स्ट्रक्चर बनाती है, उसका बैकबोन यही बनाती है। ये एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है यही RNA है, यही DNA है। यहाँ पर अगर इसमें थायमिन होगा तो ये DNA होगा, अगर RNA होगा तो इसमें यूरासिल होगा तो ये RNA होगा। ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर्स। तो इसमें क्या होता है कि शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये यहाँ से रिमूव होता है और फास्फेट का यहाँ से H रिमूव होकर वाटर एलिमिनेट हो जाता है और ये इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है। जबकि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है और दूसरा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह से वाटर रिलीज़ होते हुए इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे और ये कंप्लीट एक चेन होगी। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें बहुत सारे होंगे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। इसमें एग्जांपल हैं DNA और RNA। DNA और RNA ये बड़ी चेन है और इस बड़ी चेन में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। DNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और RNA प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ DNA है। DNA डबल हेलिक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसमें एडेनिन के सामने थायमिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन आता है। तो ये बेस पेयरिंग का रूल यहाँ पर फॉलो होता है और ईच स्ट्रैंड कंटेंट शुगर बैकबोन। इसमें यहाँ पर शुगर बैकबोन होता है, मतलब कि इसमें यहाँ पर हर एक स्ट्रैंड के अंदर यहाँ पर शुगर जो है वो इस तरह से मौजूद होती है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं इस तरह से। और नाइट्रोजिनस बेसिस भी यहाँ पर हेलिक्स के अंदर मौजूद हैं। अब अगर ये दो जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंसेस हैं तो इनके बीच में यहाँ पर जो है वो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस इस तरह से आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे और एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो ये है DNA का स्ट्रक्चर जिसमें आपको ये DNA ये जो है वो बैकबोन दिख रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये बीच में जो है ये नाइट्रोजिनस बेसिस हैं जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका ये वाला भी स्ट्रक्चर आप देख लें कि इसमें ये वाला देखें, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। इसमें बीच में ये फास्फेट ग्रुप जो है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है अटैच है आपस में। और ये नाइट्रोजिनस बेसिस जो है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजिनस बेसिस यहाँ पर एडेनिन और थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन तो इस तरह से आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन है और ये आपस में जो है वो न्यूक्लियोटाइड दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। बीच से ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं और यहाँ से ये फास्फोडाइस्टर के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कंप्लीट DNA का स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है। अब नाउ व्हाट इज़ जीन। जीन एक DNA का एक छोटा सा पार्ट होता है, जो छोटा सा सेगमेंट होता है DNA का, और वो एक खास स्पेसिफिक RNA का मॉलिक्यूल बना सकता है जिससे स्पेसिफिक प्रोटीन बन सकती है किसी न किसी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए हेरिडिटी का एक यूनिट है जीन और किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो DNA से कॉपी होती है और RNA के फॉर्म में चली जाती है। तो DNA से RNA का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और वहाँ पर ये RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो DNA से RNA को बनाता है। अब mRNA जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें RNA को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन के अंदर और RNA की सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और नई प्रोटीन बन जाती है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। राइबोसोम्स इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को, और इसमें tRNA इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग तरह के अमीनो एसिड को ये tRNA लेकर आते हैं। tRNA एक खास टाइप का RNA का मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA पर आते हैं। RNA क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड एक मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड का, और इसमें
ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अलग अलग तरह से ये क्या करता है, डीएनए से ये इस तरह से मुख्तलिफ है कि इसके अंदर राइबोज शुगर होती है, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। डीएनए के अंदर थायमिन मौजूद होता है, जबकि यहाँ पर यूरासिल का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो डीएनए में और इसमें दो डिफरेंसेस ये मौजूद हैं। एक तो ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ये भी डिफरेंस है। तो तीन डिफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके आरएनए के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए कहते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए ये जो है डीएनए से कॉपी हुई इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है राइबोसोम्स तक और वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जबकि ट्रांसफ़र आरएनए ये ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड्स को, मतलब कि अमाइनो एसिड को राइबोसोम्स तक लेकर आता है। और राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है, कंपोनेंट है उनका। उसके बाद लास्ट है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे प्रोटीन मिल गया लिपिड से या फिर प्रोटीन मिल गया कार्बोहाइड्रेट से, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसमें क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कि ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में आपस में अटैचमेंट होती है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। और ग्लाइकोप्रोटीन का काम ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है, प्रोटीन रिसेप्टर्स और एंटीजेंस के अंदर इसका काम होता है। लिपोप्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और ये मेम्ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन दोनों होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियो प्रोटीन है, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इन दोनों के बीच में है। जबकि क्रोमोसोम के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी है और वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड भी है, तो ये दोनों वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। ग्लाइकोलिपिड ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इन दोनों के बीच में यहाँ पर मौजूद होते हैं, मतलब कि ये दोनों के मिलने से बनते हैं और ये ब्रेन के अंदर माइलिन शीथ के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट है। और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्दी कवर करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।